हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक क्लासेस। आज हम क्लास 10th की पॉलिटी जो कि पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सत्ता मतलब पावर और साझेदारी का मतलब बंटवारा, शेयर करना। तो पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय पहले पढ़ लेते हैं। शक्तियों का बंटवारा अब होगा, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों का जिक्र हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएँगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि भैया सारी की सारी पावर किसी एक अंग को दे दें। भाई, शक्तियों का जो पावर होता है हमारे पास, वो सभी को देंगे ना भाई। हमारे भारत में भी क्या होता है, सभी को पावर दे रखा है। चाहे वो हमारे संविधान में देखा होगा आपने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को तो अपना एक तरह से पावर दिया गया है ना। तो वही सारी चीज़ें इसमें ज़िक्र हो रही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ अ, शक्तियों का सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लोकतंत्र देश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शक्तियों का बँटवारा हर अंग में हो। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बँटवारे पर सोच-विचार को आगे बढ़ाएँगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 2 देशों के बीच, जैसे कि एक तो अपना हो गया बेल्जियम और एक हो गया श्रीलंका। तो ये दोनों घटनाएँ बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बँटवारे की माँग से किस तरह निपटती हैं। अब देखते हैं कि जो सत्ता की जो बँटवारा है, ये किस तरीके से ये जो माँग है, ये इन 2 देशों में इम्प्लीमेंट या फिर लागू होता है। इन घटनाओं से ये हम समझने में बहुत कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। ये चीज आप समझ में आएगी आपको कि आखिर हम शक्तियों का बंटवारा क्यों करते हैं। क्योंकि इन 2 देशों के अभी मुद्दे समझेंगे। जैसे श्रीलंका का अलग मुद्दा है, बेल्जियम का अलग मुद्दा है ना? कोई बहुभाषा है, तो कोई बहुसंख्यक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जो बेल्जियम है ये क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बेल्जियम है ये यूरोप का क्या है, एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में क्या है, इसका एरिया कितना है? तो एरिया कितना है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। ठीक है, एरिया में क्या है, हमारे हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। इसकी सीमाएं, अब जो बेल्जियम है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है? तो देखो इनकी सीमाएं जो फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है और लक्ज़मबर्ग से भी लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, मतलब देख लो, हरियाणा की आबादी से भी आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। भाई इसमें जो है, ये जो बेल्जियम है, इस देश में जो है जातीय बनावट थोड़ी-सी जटिल है, थोड़ा-सा एक तरह से मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो देख लेते हैं क्या भैया, कि देश की कुल आबादी जो है 59, पॉइंट को नोट करते चलना बाबू, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है? तो 59% जो हिस्सा है वो क्या है? फ्लेमिश इलाके में रहता है। कौन से इलाके में रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है। और बोलता क्या है? डच। और बाकी जो बचे हैं 40% लोग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और बोलते क्या है? फ्रेंच। ठीक है? तो यहां पर याद रख लेना, इस कंट्री में, बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और बोलते क्या है? डच। बहुत बढ़िया। उसके बाद शेष एक फीसदी लोग जर्मनी बोलते हैं। बाकी 1% लोग क्या बोलते हैं? यहां पर जर्मनी बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप रुकना थोड़ा सा, एक सेकंड वेट, चार्ज लगा लूं, बैटरी लो हो रही है भाई। हम्म, 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 हम्म।
चलिए, तो अभी हम कहाँ थे? तो 1% हमने देखा लोग जर्मन बोल रहे हैं, तो देखो बंटवारा हो गया ना, मतलब एक तरह से हमने देख लिया कि 59% लोग क्या है, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोल रहे हैं, 40% लोग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोल रहे हैं, और बाकी 1%, 1% जर्मन बोल रहे हैं। अब इसी की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी की बात करें, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है, जो कि इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, जो कि कितना है? 80% फीसदी लोग क्या है? फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% लोग क्या बोल रहे हैं? डच। तो मामला बाबू उल्टा पड़ गया यहाँ पे। बेल्जियम में ओवरऑल देखें तो 59% फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, डच बोल रहे हैं, 40% वेलोनिया क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें, इसी की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें, तो 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, तुम देख रहे हो बेल्जियम में कुछ और, तो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में कुछ हाल। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। हो सकता है ओवरऑल कि फ्रेंच जो है वो कम बोलते हो, लेकिन वो क्या है वो ज्यादा समृद्ध हैं, ज्यादा ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने वाले डच भाषी लोग, अब जो डच भाषा वाले लोग हैं वो बहुत बाद में उनका आर्थिक विकास हुआ है, उनको जो एजुकेशन है उसको लाभ भी बहुत बाद में मिला है। इस वजह से ये क्या है? नाराज है। इसके चलते 1950 में और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लग गया। क्या बढ़ने लग गया? तनाव। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। कहाँ दिखा? ब्रुसेल्स में दिखा। क्या है ये? राजधानी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। जो डच बोलने वाले लोग थे वो क्या थे? ज्यादा थे, ओवरऑल 59%। लेकिन धन और समृद्धि के मामले में बहुत ही ज्यादा क्या थे? ये कमजोर थे। ठीक है, धन के मामले में क्या थे? वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। ठीक है, तो हमने ओवरऑल देख लिया भाई, बेल्जियम का सारा किस्सा हमने समझ लिया कि ओवरऑल 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। उसी की राजधानी की बात करें, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, यहां पर मतलब ज्यादा शक्तिशाली है, एकदम दिख रहा है बिल्कुल, और 20% क्या है? लोग डच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब अगला जो हम एग्जांपल लेते हैं, कहां पे देख रहे हैं? श्रीलंका में। कहां देख रहे हैं हम? श्रीलंका में। श्रीलंका का एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर ही स्थित है, दूर पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बिल्कुल बराबर। इसकी जो आबादी हरियाणा के बिल्कुल क्या है? बराबर, और वो हरियाणा की आबादी का आधा था। ठीक है ना? दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। अब अलग-अलग जाति के लोग रहेंगे भैया, सिंपल सी बात है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सीनी लोगों का है। श्रीलंका में किसका है? सीनी लोगों का। किसका है? सीनी, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की लगभग कितनी है? 74%। देख लो भैया, सीनी लोग कितने हैं? 74% टोटल। उसके बाद तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। कुल जनसंख्या का 18% क्या है? तमिल लोग बोलते हैं। उसमें भी भैया 2 समूह बटे हुए हैं। तमिल में भी 2 लोगों का समूह बटा हुआ है। एक तो भैया श्रीलंकाई तमिल है, जो कि 13% है, 13% है। श्रीलंका वाले जो तमिल के लोग हैं, जो श्रीलंका में है, स्टार्टिंग से रहते थे, शुरुआत से, उनके दादा परदादा, उससे भी ऊपर वो वही के हैं, समझ लो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट, उसके बात करें हम हिंदुस्तानी तमिल। अब ये हिंदुस्तानी तमिल क्या है? हिंदुस्तानी तमिल वो तमिल हैं जो पहले रहा करते थे इंडिया में, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गए कहां पर? श्रीलंका में। अब ये शिफ्ट कैसे हुए? भाई काम करने के लिए आए थे वो इंडिया से श्रीलंका। किस समय की बात है ये? जब अंग्रेज हमारे भारत पर राज कर रहे थे। ठीक है, औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान ही है। अब वो क्या, वहीं रहने लग गए। जो इंडिया से आए थे लोग श्रीलंका में, तो वो वहीं रह गए। उनके दादा, फिर उनके पोता, मतलब ऐसे वहां रहने लग गए, फिर वो वहीं के नागरिक हो गए। तो उनको हम कहते हैं हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है, ये अपने ही वहां के। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से
उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। तमिल कहाँ है? उत्तर और पूर्वी प्रांतों में है। जब हम मैप में आएंगे तब देख लेना। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, तो यहाँ पर ये बात भी याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। जो सिंहली भाषी लोग हैं वो क्या है? बौद्ध। और तमिल भाषी लोग में कुछ क्या है? कुछ हिंदू हैं, तो कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का भी हिस्सा 7% है। सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे, जो कि सिंहली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते थे। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। अब आप ही सोचो कि क्या होगा। जहां हमने देख लिया कि भैया श्रीलंका में 74% तो भैया सिंहली लोग रहते हैं, क्या जो बेचारे कम परसेंट के लोग हैं, क्या उन पे अपनी मनमानी कर सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो दिल्ली में ही मान लेते हैं कि दो धर्म के लोग रह रहे हैं, दो जाति दो धर्म के, इसका कोई सीरियस मत लेना इसको, ठीक है, क्योंकि अब तो संविधान हमारा आ चुका है, तो संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। मान लेते हैं कि बहुत पहले के टाइम, जैसे दिल्ली में मान लेते हैं कि हिंदू लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम लोग कम हैं, तो ऐसा होता है कि भैया हिंदू लोग एकदम मुस्लिम लोगों को दबा रहे हैं। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में श्रीलंका वाले जगह पर ऐसा बिल्कुल हो रहा था। सिंहली लोग तमिल लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, ठीक है ना। उसी तरीके से बेल्जियम में एक जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं, वो ब्रुसेल्स में आपने देखा होगा कि फ्रेंच जो है वो 80% बोलते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं वो ज्यादा अपना उनकी तरक्की ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से जो डच लोग हैं काफी नाराज थे उनसे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो आखिरकार इन दोनों पक्षों में कैसे हम बैलेंस करें, संतुलन कैसे बिठाएं, तो ये सारी चीजें हम आगे इसमें पढ़ेंगे। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। अब जर्मन लोग कितने थे इसमें? जर्मन लोग सिर्फ 1%। उस बेचारे का क्या होगा? वो तो भैया ऐसे ही दबा देंगे उसको, अपनी इच्छा थोप देंगे। कौन लोग? डच लोग भी थोप सकती है, फ्रेंच लोग भी थोप सकती है। ऐसे में भैया जर्मन भाषी के लोग कहाँ जाएंगे? वो अपने कल्चर को कैसे बचाएंगे? तो ये सारी चीजें भी तो सोचना पड़ेगा। तो इस पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाइयां और बढ़ जाती, इससे और भी क्या हो जाती? लड़ाई और बढ़ जाती, तनाव और बढ़ने लगते। संभव था इससे देश बट जाता। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा देश क्या होगा? बट जाएगा, है ना। हमारा देश क्या होगा? बट जाएगा। सिंपल सी बात है। हमारा ही भारत देश देख लो कि कितने धर्म के लोग रहते, कितनी विविधता है हमारे देश में। उसके बाद भी हमारे हमारे देशों में क्या है? एकता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, एक नियम है ना। सेम वैसे ही यहाँ पर हमने देख लिया कि भैया जो श्रीलंका है और जो बेल्जियम है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से घिरे हुए हैं। अब इससे देश बढ़ जाता है। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क अपनी मनमानी चला सकते थे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। श्रीलंका में सिंहली लोग ज्यादा है तो अपनी मनमानी चला सकते हैं भैया। ब्रुसेल्स में भी अपना अपना दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक सकते हैं भैया। फ्रेंच वाले भी और इधर डच वाले भी अपना दावा तो ठोक सकते हैं ना। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब हम देख लेते हैं श्रीलंका में। आपको ना मैं मैप समझाता हूं। जो मैप है हमारा, एक मिनट, ये देखो मैप, ये बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम का ये पूरा बेल्जियम, ठीक है। और ये है छोटी सी हमारी राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा ये जो येलो वाला क्षेत्र है, ये है फ्लेमिश, जो डच भाषा लोग यहाँ पर ज्यादा बोलते हैं। हमने ऑलरेडी जिक्र कर दिया इसका। उसके बाद जो रेड वाला आप देख रहे हो, वेलोनिया क्षेत्र है, जहां पर आपने देखा होगा कि फ्रेंच भाषी लोग हैं। फ्लेमिश वाला एरिया, यहाँ ये क्या है? फ्लेमिश एरिया है। फ्लेमिश एरिया में डच भाषा के लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और उसके बाद जर्मन भाषा तो आपको पता ही, 1% ये साइड में, ठीक है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है वो जर्मन भाषी लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। देखो बहुसंख्यावाद का मतलब क्या होता है? नीचे इसके मतलब दिया हुआ है, देखो। बहुसंख्यावाद का मतलब क्या है? ये मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और उसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। देख लो, बहुसंख्यावाद का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में
जो बहुसंख्यक लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का लोग है, अगर उस क्षेत्र में वो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो संख्या ज़्यादा होगी, तो वो अल्पसंख्यक वाले पे, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके ऊपर वो अपनी इच्छाएँ थोप सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कोई छोटा-सा एरिया है, छोटे से एरिया में दो तरह के कम्युनिटी के वर्ग रह रहे हैं। 90% एक कम्युनिटी का है, 10% एक दूसरे कम्युनिटी का है, तो 90% वाला अपनी इच्छाएँ 10% वाले पे थोप सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो बहुसंख्यकवाद है इसका मतलब। चलो अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद मतलब क्या है? बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो ये डेट आपको याद रख लेना है, ठीक है? उसके बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर, देख लो भैया, अपनी बहुसंख्या के बल पर मतलब कि उनकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अपना बल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, जो कि गलत है। के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने क्या हुआ, सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। भाई अपनी अपने तरफ से नियम कानून बना लिया सिंहली वालों ने। 1956 में एक कानून बनाया गया और जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। लो भैया, सिंहली लोग ज्यादा थे, इसलिए अपने भाषा को प्रमोट किया और श्रीलंका में राजभाषा वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। कॉलेजेस में मतलब विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सिंहलियों को प्राथमिकता पहले दिया, पहला ही प्रीफर क्या किया उन्होंने, पहले नंबर पर उन्हीं को रखा, सिंहली वालों को, बाकी भैया भाड़ में जाओ। तो ऐसी पॉलिसी अपनाई इन लोगों ने, तो ये चीज गलत है। तुमने तमिल लोगों को तो भैया प्राथमिकता दी नहीं, तुमने इक्वालिटी तो करी नहीं, यहाँ पर अपनी अपनी चीजें थोक रहे हो ताकि जो है सिंहली लोग ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब सिंहली लोग बौद्ध मत वाले थे, इसीलिए जो सरकार है वो बौद्ध मत वालों को संरक्षण दे रहा था, बौद्ध धर्म को एक तरह से उसकी सुरक्षा कर रहा था, प्रमोट करने का काम कर रहा था। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया और ऐसे भेदभाव होते रहे जिस वजह से तमिलों में एक तरह से नाराजगी पैदा हुई और जिस वजह से दोनों में क्या हुआ, एक तरह से तनाव होने लगा। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी पार्टी कोई मतलब नहीं, उनका कल्चर जैसा भी हो। तमिल के इन सभी मुद्दों को लेकर वो बिल्कुल क्या थे, असंवेदनशील थे। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। उनको लगने लगा कि भैया हमारे जितने भी राजनीतिक अधिकार होते थे उनमें तो भैया कोई इक्वालिटी भी नहीं है। सारी जो एक तरह से हमने देखा, सारी जो फैसिलिटीज है किसको मिल रही है, कौन से समुदाय को, सिंहली समुदाय को। किसको मिल रही है, सिंहली समुदाय को, लेकिन तमिल को तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। क्या हो रहा था, भेदभाव, चाहे नौकरी हो चाहे कोई भी फायदे हुए, तमिल लोगों के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था और उनके हितों को अनदेखा, एक तरह से इग्नोर करने का काम कर रहे थे ये लोग, सरकार। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली में समुदाय के संबंध बिगड़ते गए। दोनों धीरे सिंहली और तमिल दोनों के बीच क्या हो गया, संबंध भी धीरे धीरे क्या हो गए, बिगड़ने लगे। तो ये सारी चीजें हुई। एक बार मैप में भी देख लेते हैं दोस्त कि ये वाला जो भाग है ये क्या है, श्रीलंकाई तमिल, और ये जो आपने डाक देख रहे हो ये है भारतवंशी तमिल, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और ये वाला भाग देख रहे हो जो सर्कल छोटा सा है वो है मुसलमान, ठीक है। और इसके बाद ये येलो वाला देख रहे हो, ये लोग है सिंहली लोग। देख रहे हो सिंहली लोग कितने ज्यादा लोग हैं, ज्यादा हैं, इसलिए तो अपना प्रभुत्व जमाए बैठे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल के राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब उन्होंने सोचा भैया बहुत हो गया, अब तो हम अपनी मांग करेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम अपने तमिल भाषा को राजभाषा बनाएंगे, हम अपना खुद का डिमांड करेंगे, हमें अपना अलग क्षेत्र चाहिए, हमें आप में नहीं जाना है। तो ये सब सारी चीजें होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, वो कह रहे थे कि हमें शिक्षा में भी एकदम समान अवसर दो, रोजगार में भी हमें समान अवसर दो। तो इस तरीके से तमिल लोगों का संघर्ष चलता गया।
लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वच्छता के उनके मांगों को लगातार नकारा गया। धीरे-धीरे इनके मांगों को क्या कर दिया, नकारते चले गए। वो तमिल समुदाय के जो लोग थे, वो मांग करते रहे अपनी स्वच्छता के लिए, लेकिन उनके मांगों को पूरी तरह से नकारने का काम इन लोगों ने किया, सिंहली समुदाय ने। 1980 में क्या हुआ? 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर उनके राजनीतिक संगठन बने। उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देख लिया कि दोनों में ऐसा जब मुद्दा चल रहा था तो दोनों में एक तरह से टकराव होने लग गया। ये टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। दोनों में लड़ाई हुआ, दोनों में आपस में लड़ाइयां हुई। उस लड़ाई से कई लोग यहाँ पर तुमने देखा कि मारे गए। ठीक है। अनेक परिवारों अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। जितने भी परिवार थे अपने जगह को छोड़कर कहीं और जाके वो बसने लग गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई और वहां गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन भी बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हुई। और फाइनली हमने देखा 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1993 मतलब 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन मतलब 4 बदलाव सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखे बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित थी। जैसे कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो केंद्र सरकार है वहां पर, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, जो केंद्रीय सरकार में डच है और जो फ्रेंच भाषी के जो मंत्री होंगे बिल्कुल क्या होंगे, समान। जैसे मान लेते हैं 50 है केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं तो 25 फ्रेंच भाषी लोग और 25 डच भाषी लोग। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को समान दोनों में समानता कर दी कि भैया डच और फ्रेंच भाषी के लोग हैं, मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी और जब कोई कानून बनेगा तो सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। इस प्रकार किसी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यहाँ पर अब क्या होगा कि केंद्र सरकार अलग और राज्य सरकार अलग काम करेगी, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जिस तरह हमने देखा पूरे केंद्र सरकार में एक अलग था और उसी तरह हमने देखा उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। दोनों समुदाय आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा, फ्रेंच समुदाय और डच समुदाय। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। जिस प्रकार हमने देखा था कि जो बेल्जियम था, ओवरऑल अगर बेल्जियम की बात करें तो वहां पर डच लोग की संख्या ज्यादा थी, डच भाषा के लोग ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन ब्रुसेल्स में उल्टा था, डच लोग कम थे तो फ्रेंच लोग ज्यादा थे। तो दोनों ने आपस में क्या किया, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया और एक तरह से पावर को एक तरह से बैलेंस रखने का काम, संतुलन रखने का काम
किया और दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा, मतलब केंद्र हमने देख लिया भैया, केंद्र सरकार का हमने देख लिया, राज्य सरकार के देख लिया, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। तो हमने देख लिया केंद्र सरकार बढ़ चुके हैं, राज्य सरकार भी बढ़ चुकी है, और उसके बाद हम करें सामुदायिक सरकार। तो यहाँ पे 3 सरकार थे, एक तो याद रख लेना, केंद्र अलग है, केंद्र राज्य सरकार, और तीसरे स्तर की सरकार थे जो कि सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, ठीक है। इसी सरकार का जो चुनाव है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहां भी रहते हैं, वो इस समुदाय की सरकार चुनते हैं। जैसे डच का अलग समुदाय, फ्रेंच का अलग समुदाय, जर्मन का अलग समुदाय, तो इस तरीके का समुदाय हो गए। लेकिन इस सरकार का काम क्या था कि सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का पूरा अधिकार था, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, कल्चर हो गया आपका, संस्कृति हो गया, शिक्षा हो गया, भाषा हो गया, इन मसलों पर फैसले लेने का पूरी तरीके से अधिकार इन्हीं सामुदायिक सरकार के पास है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग रहा होगा, ठीक है। बेल्जियम का मॉडल सच में जटिल है, क्योंकि केंद्र अलग है, राज्य सरकार का फिर अपना एक अलग ही है, फिर तीसरा आपका सामुदायिक सरकार हो गया। सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग अधिकार है, सबके अपने अपने अलग क्षेत्र भी है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी ये बहुत ज्यादा जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है, क्योंकि इससे अब लड़ाइयां नहीं हुई। इससे जो गृह युद्ध था उसकी आशंका भी धीरे धीरे कम होने लगी। ये लड़ाइयां नहीं हुई आपस में, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा कर दिया। आपसी सहमति के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपस में फिर तनाव होता, लड़ाइयां होती, जिस वजह से एक अलगाववाद की भावना पैदा होती। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आशंका को विराम लग जाएगा, मतलब धीरे धीरे जो गृह युद्ध की जो भावना है, आशंका है, वो पूरी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि अब शक्तियों का जो बंटवारा है पूरी तरह से बराबर होने लगी है ना। असमानता वाला जो व्यवहार था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया, सब में एक तरीके से समान व्यवहार अपनाया गया। वरना गृह युद्ध में स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। अगर ऐसा होता, अगर ये शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, कानूनी तौर पर जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार पर अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आज हमें बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में अभी तक वो बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो याद रख लेना एक नया पॉइंट कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो उसमें ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का जो है, यूरोपीय देशों का जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वो कौन है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। ये बात आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेता को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम ने बिल्कुल सही सोचा। अगर बेल्जियम ऐसा नहीं सोचती, तो कहीं ना कहीं देश का बंटवारा तो होना ही था। इसीलिए इन्होंने सूझबूझ से शक्तियों का क्या कर दिया, अलग अलग अंगों को अलग अलग अंगों को शक्तियां दे दी गई। जैसे केंद्रीय सरकार अलग हो गया, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद सामुदायिक सरकार, सबका काम अलग अलग कर दिया गया। बेल्जियम के नेता को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावना को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए। इसी तरीके से दोनों जो पक्ष है, बिल्कुल सत्ता की साझेदारी, मतलब शक्तियों का बंटवारा, एक तरह से बंटवारा करने के लिए वो पूरी तरह से सहमत हो गए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। हमने देखा श्रीलंका में क्या था, सिंही लोग ज्यादा थे। इसी वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो तमिल लोग थे, हिंदुस्तानी तमिल हो गया, एक श्रीलंकाई तमिल हो गया, और उन दोनों ने क्या करा, एक तरह से सिंही लोगों का विरोध किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं श्रीलंका में अटूट जैसा स्थिति आ चुका है।
टूटने जैसी स्थिति आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं आखिरकार सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? तो अभी तक हमने सारा प्रोसेस देख लिया था कि कैसे धीरे-धीरे शक्तियों का छिन-भिन हो गया, किस तरीके से जो बहुभाषा लोग थे, अल्प भाषा वाले लोगों को पूरी तरह से दबाते रहे, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। आखिरकार हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार सत्ता के बँटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बँटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप शक्तियों का बँटवारा करेंगे, तो समाज में टकराव भी क्या होगा? कम होगा। अगर किसी एक व्यक्ति या समुदाय या फिर समाज को पावर दे दिया जाए या एक अंग को पावर ज़्यादा दे दिया जाए, तो उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करेगा। उसके बाद क्या होगा? जिसके पास पावर नहीं है, उसका क्या होगा? शोषण होगा और कहीं न कहीं से वो बेचारा जो है वंचित महसूस करेगा। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। अगर ऐसा हुआ, टकराव हुआ, तो भैया क्या होगा? हमारा जो राजनीतिक अस्थिरता रूप ले लेती है। उसके बाद धीरे-धीरे हिंसा होने लगती है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अगर सत्ता सभी लोगों में अगर बाँट दिया जाए, तो जिससे क्या होगा? चीज़ें धीरे-धीरे अच्छी चलने लगेगी। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। अगर हम बहुसंख्यक समुदाय जैसे मान के चलो, अगर हम बहुसंख्यक समुदाय को सारी पावर दे दें, जैसे हमने श्रीलंका में जो सारी पावर है, सारी शक्तियाँ हैं, हमने सिंहली लोगों को दे दिया। सरकार में उनकी भागीदारी, है ना? हमने देखा गवर्नमेंट जॉब में कितने सिंहली लोगों को ही लिए जाते थे। स्कूल में हो गया, उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती थी। तो ये एक तरह से ये ठीक है, थोड़े समय के लिए भैया उन लोगों को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आगे चलकर ये कहीं न कहीं अखंडता का एक तरह से घातक हो सकता है। इससे क्या होगा? समाज बँटेगा, समाज में एकता ना होके समाज धीरे-धीरे बँटेगा। लेकिन जो बेचारा वंचित समूह है, अपने आप को कहीं न कहीं से वो कमज़ोर समझेगा और इसी वजह से आगे चलकर क्या होता है? जो समुदाय वंचित समुदाय है, वो विरोध करने लग जाता है। तो बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। जैसे मान लेते भैया कि दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, लोग कितने सारे मरेंगे, लेकिन इसमें तो भैया जो बहुसंख्यक है वो भी मरेगा और उसके बाद जो अल्पसंख्यक है वो भी मरेगा। तो नुकसान दोनों का ही है यहाँ पर, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों का फ़ायदा नहीं है, नुकसान दोनों का ही है। सत्ता का बँटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वो बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये बात एक और पॉइंट याद रख लेना। ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों? तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपको बताऊँ, ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि सत्ता की साझेदारी दरअसल क्या है? लोकतंत्र की एक आत्मा है। जहाँ पर सत्ता की साझेदारी जिस देश में अगर सत्ता की साझेदारी है, तो वहाँ समझ लेना लोकतंत्र है और जहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं है, वो गैर लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। तो लोकतंत्र की का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता का बाँटा जाए, उनके बीच क्या होगा? बाँटा जाएगा। जैसे हमारे हमारे भारत देश में क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये तीनों हैं, 3 अंग हैं और तीनों अंग में हमने देखा है कि शक्तियों का एक अलग-अलग बँटवारा किया गया है। जैसे कि विधायिका का काम कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम लागू करना और उसके बाद न्यायपालिका का काम उस कानून की रक्षा करना। तो सबका अपना-अपना काम है और तीनों ही स्वतंत्र हैं ये, एक-दूसरे के ऊपर कोई चीज़ थोपेगा नहीं, ठीक है ना? उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता का बाँटा जाए और लोग इसी इसी ढर्रे से रहे। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन 2 तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को अंतर्भूत महत्व को बताता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ लेना, खलील की उलझन। आखिरकार सत्ता के साझेदारी का रूप क्या है?
तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी अवधारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में जो राजा हुआ करते थे, राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, है ना? तो इसमें ये बता रहा है कि अगर जो शक्तियाँ हैं, अगर अलग-अलग रूपों में बाँट दें, पुराने लोगों का या फिर जो राजा-महाराजा लोग हुआ करते थे, उनके पास तो पूरी शक्तियाँ तो वही केंद्र में होती थी सारी चीज़ें। तो आगे ये कह रहे हैं कि अगर शक्तियों को अगर धीरे-धीरे बँटवारा कर दे या कर दिया जाए, तो फैसले लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। उसके बाद आगे लिखा है, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। हमें पता चल गया कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही क्या है, सारी शक्तियों का, सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भाई जनता ही बिल्कुल, अगर जनता जिसे चुनेगी वही सरकार बनाएगी और अगर जिसे नहीं चुनेगी वो सरकार नहीं बना पाएगी। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि लोकतंत्र सरकार में जनता ही सबसे पावरफुल है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लोगों के चुनाव के द्वारा ही जनता के द्वारा ही कोई सरकार चुनी जा सकती है। ठीक है? ठीक है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, मतलब जनता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जनता ही किसी सरकार को लाती है और हटाने के काम भी जनता करती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाएँ के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज में समाज के विभिन्न समूह, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल। और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातों शामिल होती है। अगर कोई भी विचार होगा, कुछ भी अगर हमें लोकतांत्रिक समाज में अगर कुछ भी जैसे हमारे भारत देश में कुछ भी अगर कोई भी मुद्दा होगा या कोई भी कानून बना होगा, तो वो सर्वसम्मति से होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक की बात मान लें, कोई एक ही अपना नियम कानून बनाए, वही लागू कर रहा है, वही उसकी रक्षा कर रहा है, नहीं। यहाँ पर एक प्रोसेस है और हर एक अंग का काम हमारे सरकार में अलग-अलग कार्य दिया गया है। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। इसीलिए क्योंकि इस लोकतंत्र के सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा लोकतांत्रिक सरकार है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। आप देखो आज के टाइम में कि सत्ता की साझेदारी क्या है? पहला पॉइंट, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा है। विधायिका का काम कानून बनाना, लागू करने का काम कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम रक्षा करना। उस कानून की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। ठीक है, नोट कर दे रहा हूँ, आप देख यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। एक ही अंग में है सरकार, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये जो अंग हैं इनके अपनी-अपनी ये अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बँटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि भैया कार्यपालिका के पास यथाशक्ति है तो अपना कुछ भी कर ले, मनमानी कर ले, ऐसा नहीं। सबको शक्तियों का बिल्कुल इक्वल दे रखा है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, हर एक अंग दूसरे पे क्या रखता है? अंकुश रखता है। जैसे न्यायपालिका क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कि विधायिका कुछ भी कानून बना ले। तो न्यायपालिका उसकी जाँच तो करेगा ना, न्यायपालिका कभी भी उस न्यायपालिका देखेगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है इस कानून बनाने से, तो उसी समय वो उसको रोक देगा, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि एक दूसरे जो अंग होते हैं, वो एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, ज़रूर है,
पर संसद के अधीन कार्य करती है। भले ही कार्यपालिका काम करती है, लेकिन वो जो कार्यपालिका काम कर रही है वो कहीं ना कहीं संसद के अधीन होकर ही काम करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायक के द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाती है। यहाँ पर बनाया गया जो कार्यपालिका करती है, अब देखो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, यहां से ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है जरूर है, पर संसद के अधीन कार्य करती है, संसद के अंडर में काम करती है। और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायक के द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाती है। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में आएगा कि किस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या फिर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश में के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या फिर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। जैसे कि आपने सुना होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसको हम लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ, पूरे देश में देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर हम संघ या फिर केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, अक्सर संघ या फिर केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हम हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इसे हम राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, प्रांतीय फिर क्षेत्रीय सरकार को क्या बोलते हैं हम लोग? राज्य सरकार। और हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय फिर क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, कई देशों में प्रांतीय और सरकार क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकारें ही हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका, पंचायत ऐसे ही किया है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी प्रकार राज्य सरकार में भी है। नगर पालिका, पंचायत, इसके नीचे आप जाओगे तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें बीच सत्ता ऐसे बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। तो यहां से ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उसके बाद स्थानीय सरकार। तो ऐसे जो बंटवारा होता है ना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच, स्थानीय सरकार के बीच, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है ना। बाकी हम जो है अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। सत्ता का हमने देखा बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकारी इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। तो वहां पर जो भी धर्म का, भाषा का हो गया, है ना, संस्कृति का, तो वहां हमने देखा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है जो इस चीज पर कानून बनाती है। इस पर ना तो केंद्र सरकार इंटरफेयर कर सकते हैं, ना तो राज्य सरकार। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो हमने देखा है किस तरीके से जो कमजोर समुदाय है उनको धीरे धीरे राजनीतिक हिस्से में हिस्सेदारी दिया जाए, है ना, राजनीतिक हिस्सेदारी दिया जाए। विधायिका में हो गया, प्रशासन में हो गया, महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि सरकार में उनका भी एक कहीं ना कहीं प्रभुत्व हो सके। पिछले साल हमने अपने देशों में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझ लें। हम ऐसा इसलिए करते हैं ना, हम जैसे महिलाओं को आरक्षण देते हैं, हम जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबको आरक्षण देते हैं ना, क्योंकि पिछड़े हैं, और इनको देना ताकि ये इन लोगों की भी राजनीतिक में चाहे किसी भी तरीके से हम इनको भागीदारी दे सके, ताकि ये अपने आप को अलग ना समझे और कहीं ना कहीं ये बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित साझेदारी दी जाती है। तो हमने देखा जो भी अल्पसंख्यक है, जो कम से कम लोग हैं,
है ना, बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहे हम, अल्पसंख्यक उसको भी हमने एक तरह से प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, ताकि ये समुदाय आगे बढ़कर आए और उचित हिस्सेदारी इनको भी सत्ता में दी जा सके। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग-अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अब देखो हम सत्ता के साझेदारी का रूप में हम 4वें पॉइंट पे आ चुके हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ठीक है, सत्ता के बंटवारे के रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित कर नियंत्रित करने के तरीके पे भी लक्ष्य कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दबाव समूह होता है, जितने भी आंदोलन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने कोई नियम कानून बनाया, हो सकता है भैया कुछ कुछ जनता का कुछ ऐसा तबका, ऐसा समूह इससे बिल्कुल क्या हो, नाराज हो, तो वो आंदोलन करेगा और सरकार पर दबाव डालेगा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो सरकार को भी इस चीज को बात माननी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं ये भी हमने देख लिया कि सत्ता के साझेदारी का ये भी क्या है, एक रूप है। दबाव समूह समझ में आ गया, एक तरह से आंदोलन करके सरकार पर दबाव डालना, ठीक है? जैसे कि किसान लोग दबाव डाल रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा, है ना? तो कुल मिला के दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों को भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब चुनाव होता है तो कांग्रेस उम्मीदवार अलग है, बीजेपी का उम्मीदवार अलग है, आम आदमी पार्टी का, है ना, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का, तो इन सबके उम्मीदवार है और हमारे पास विकल्प है। हमें जो अच्छा लगे हम उनको चुनेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारा समाज है उसमें अच्छे से एक व्यवस्थित ढंग से कार्य हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात देखते हैं, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। आप पार्टियां भी तो भैया आपस में कंपटीशन तो करेगी ना। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता का एक व्यक्ति या फिर समूह के हाथ में ना रहे। पार्टी ये खुद तय कर देती है कि भैया ऐसा नहीं है कि पता चले भैया कांग्रेस के हाथ में लंबे समय तक है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेगी। इसलिए वैकल्पिक पार्टी उभर कर आती है और क्षेत्रीय पार्टी इस वजह से भी उभर कर आती है ताकि उनके आवाज को उठाया जा सके और वो राजनीतिक में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। तो आपको पता ही है कि जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भाजपा है, बीजेपी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है। कोई पिछड़ी जातियों के लिए काम कर रहा है, कोई गरीबी मिटाने की बात कर रहा है, तो सबकी एक अलग-अलग विचारधारा है। तो सबकी अपनी अलग विचारधारा है, जिस वजह से सामाजिक समूह वाली पार्टियां आती जाती रहती है। हमें तो बस ये ध्यान देना है कि कि शासन को किस तरीके से अच्छे से चलाया जा सके ताकि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। कई बार हमने देखा कोई जो संगठन है, समूह, वो भी राजनीति में एक तरह से एक्टिव रहती हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियां पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करती है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो समितियां हैं ये भी क्या करती हैं, ये एक तरह से दबाव बनाकर सत्ता में पूरी तरह से भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी देखें, हम राजनीतिक दल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो गया।